नाज़रीन, पहली बार बरतानिया की जानिब से भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो जेट्स हैं F-35 वो डिप्लॉय किए गए हैं। ये इस सारे क्राइसिस में बरतानिया की जानिब से पहली बार F-35 जो जेट्स हैं वो ईरान के खिलाफ डिप्लॉय किए गए हैं। पहले ही सैकड़ों जो फाइटर जेट्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयड हैं। अमेरिका और इजराइल के जो अगर उन दोनों की तादाद मिलाएं तो सैकड़ों की तादाद के अंदर ये जेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अब बरतानिया की जानिब से भी ये जेट्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो ये एक और बड़ा सिग्नल जो है वो जंग के हवाले से सामने आ रहा है। इजराइल की असेसमेंट नाज़रीन इस वक्त ये है कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और अल्टीमेटली जब यहां पर जंग ही होगी। तो ईरान की जो फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट के ऊपर हैं, वहां पर ड्रिल्स भी हो रहे हैं, नए जो वेपन्स हैं वो टेस्ट भी हो रहे हैं और रशिया, चाइना, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया से जो सप्लाई है वो भी उनको आ रही है और साथ साथ वो जो डिप्लोमेटिक पाथ है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उस वक्त दोहा के अंदर मौजूद है। लेकिन इधर से ट्रंप ने जो ताजा तरीन उसकी स्टेटमेंट सामने आ रही है, उसने कहा कि एक और बड़ा फ्लीट जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। ऑलरेडी जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिल्डअप मिडिल ईस्ट के अंदर हो चुका है। आज फिर ट्रंप ये अनाउंस कर रहा है कि एक बड़ा फ्लीट जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा, नई सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं कि क्या सूरत हाल है गल्फ में, इंडियन ओशन में। तो उसमें यह देखा जा सकता है कि डजन्स ऑफ जो अमेरिकी वॉरशिप्स हैं वो ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयड हैं। ये ताजा तरीन जो सैटेलाइट्स हैं वो भी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए चीजें जब सामने आ रही हैं। तो इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं और ग्लोबल लैंडस्केप के ऊपर क्या ग्रेट गेम जारी है। हमने देखा है कि पुतिन और प्रेसिडेंट शी की बात हुई है, फिर प्रेसिडेंट शी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात हुई है और जब भी चीन के सदर की बात होती है ट्रंप से तो वो और भी ज्यादा रेयर बात होती है। तो एक आलमी सदर के ऊपर क्या ग्रेट गेम जारी है और इस वक्त सबकी नजरें ईरान पर किस तरह से टिकी हैं और ये ग्लोबल ऑर्डर को किस तरह से मुतासर करेगी ये सारी लड़ाई। तो इस पर हम तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन अगर हम देखें तो मौजूदा सूरत हाल को हम कैसे रीड कैसे करेंगे, यानी आज से आप 5 दिन पीछे चले जाएं, 8 दिन पीछे चले जाएं तो सूरत हाल यहां पर खड़ी है कि भाई आज हमला हुआ, सुबह हुआ, शाम हुआ, यानी जंग की तरह मामला जा रहे हैं और इतने ज्यादा हालात खराब हैं कि भाई ये हमला होने जा रहा है, शायद आज रात हो जाए, कल रात हो जाए, ये सूरत हाल। लेकिन आज हम सूरत हाल को कैसे रीड कर रहे हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। खासकर कल जब ओमान में टॉक हुई हैं, इन टॉक्स के बाद तो अनसर्टेनिटी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ी है। यानी जंग होने जा रही थी, दरमियान में मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब वो मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें क्या बात हुई है, क्या उसमें जंग, उन्होंने कहा कि भाई अब जंग नहीं होगी, हम डिप्लोमेटिक पाथ ही लेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो क्या उसमें अब यह तय हो गया कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और जंग होने जा रही है, ऐसा भी नहीं है। तो यानी जो ऑलरेडी एक सूरत हाल बहुत कम्प्लेक्स थी, मल्टी डायमेंशनल थी और एक अनसर्टेनिटी थी, वो कल की टॉक्स के साथ जब वो मजीद बढ़ी है। इस वक्त अगर हम तमाम फ्रीकैन को देखें, यानी बड़े इसमें फ्रीकैन कौन है, 4 बड़े फ्रीकैन है इसमें, ईरान और इजराइल, अमेरिका और रीजनल कंट्रीज, ये 4 बड़े फ्रीक हैं। और इससे हटकर अगर आप देखें तो रशिया, चाइना और यूरोपियंस, तो इस तरह से ये 6 से 7 फरीक जो बन जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो एक जो फरीक है वो अपनी डायरेक्शन के हवाले से बड़ा क्लियर है कि उसको क्या करना है इन 7 फरीकैन में से, और वो इजराइल है। इजराइल अपने गोल्स के हवाले से, अपनी पॉलिसीज के हवाले से बड़ा क्लियर है कि उसको क्या करना है। उसको ईरान और अमेरिका की जंग करवानी है, यानी वो बिल्कुल मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता और इन मुज़ाकरात से कोई नतीजा भी नहीं लेना चाहता। इजराइल इज द ओनली एंटिटी जो इस सारे मामले में बिल्कुल क्लैरिटी रखती है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हमें हेजिटेशन जब नजर आ रही है, बार बार हेजिटेशन नजर आ रही है मिलिट्री पाथ लेने से, ठीक है ना। एक ईरान के साथ ऑल आउट वॉर करने में, एक रीजनल वॉर करने में वो हेजिटेट कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी नाज़रीन क्या नजर आ रही है। मौजूदा सूरत हाल को अगर हम रीड करें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो ईरान के साथ एग्रीमेंट करे बट विद द कंडीशंस ऑफ सरेंडर। ट्रंप ईरान के साथ जंग नहीं चाहता, ठीक है ना, और उसकी पहली प्रायोरिटी यह है कि ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जो सरेंडर लाइक कंडीशंस रखता हो, यानी ईरान जो 3 बड़ी डिमांड्स है कम से कम वो मान ले। अच्छा, इसमें वो ये मान ले कि जो यूरेनियम उनके पास अफजूदा है, जो कि अमेरिकन एस्टिमेट ये है कि 400 किलोग्राम से ज्यादा है, वो हवाले कर दे।
रेजिस्टेंस की सपोर्ट खत्म कर दे, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उस हवाले से कोई कमिटमेंट दे दे, तो फिर जंग नहीं होगी। ये ट्रंप की जो वो टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि जंग में गए तो फिर उसको पता है कि हमारे बहुत नुकसान होगा। लेकिन अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती, जो कि जाहिर है नहीं होंगी, तो फिर ऐसा नहीं है कि अमेरिका यहां से विड्रॉ कर जाएगा, तो फिर अमेरिका जो है वो मिलिट्री अटैक करने जा रहा है, ठीक है ना। पहले वो ये डिफरेंट राउंड्स करेंगे, उसमें ये वाली शराइत मनवाने की कोशिश करेंगे, और वो चाहते हैं कि ईरान इस हवाले से सरेंडर कर दे ताकि अमेरिका जो है वो डैमेज होने से बच जाए। लेकिन जाहिर है ये सरेंडर ईरान कैसे कर सकता है, ये तो इलॉजिकल डिमांड्स हैं। तो उसके बाद जो है वो अमेरिका ने अटैक करना है, ये बात अब तय है कि ये हमला होगा। सही है। ईरान यहां पर क्या कैसे देख रहा है मामलात को? ईरान ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो कल ओमान में इनकी मुलाकातें रही हैं उसमें बिल्कुल ईरानियंस ने कोई एतमाद जो है वो शो नहीं किया अमेरिकन के ऊपर। इवन जो सेंटकॉम का जनरल था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने उसके साथ हाथ भी नहीं मिलाया, ठीक है ना। सेंटकॉम जनरल के साथ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कोई हाथ नहीं मिलाया, और वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने बल्कि जो रिपोर्ट्स आई उसमें उन्होंने सबसे पहले तो अमेरिकन से ये पूछा कि जून में तो हम यहीं बैठकर मुज़ाकरात कर रहे थे, फिर ये अचानक आपको क्या हुआ कि आपने आकर जो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया? पहले तो हमें इस बात की जो वजाहत देना, और अभी जब आप मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं तो क्या गारंटी है कि इसी दरमियान दोबारा आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे और नेतन्याहू ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है? यानी एक ट्रस्ट नहीं है। तो ईरान ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इसलिए ईरान जो है वो रीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, मुज़ाकरात में बैठ जरूर रहा है, लेकिन उसका जो ज्यादा फोकस है वो हमें अपनी जो मिलिट्री तैयारी है उसके ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस वक्त सुना है। और इसको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे भी रीड जो है वो किया जा सकता है। पिछले वीक जो है वो इजरायली आर्मी चीफ ने नाज़रीन अमेरिका का दौरा किया, और इस दौरे से वापसी पर इजरायली आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि उसकी असेसमेंट यह है कि जंग नागुज़ीर है, लेकिन जंग कब होगी? उसने कहा 2 वीक से लेकर 2 मंथ तक इसमें टाइम लग सकता है अमेरिका का ईरान पर हमला करने के लिए। यानी पिछले वीक का यह दौरा है, और इजरायली आर्मी चीफ यह कह रहा है कि 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम जो वो लग सकता है। ये असेसमेंट बिल्कुल एक तरह से मौजूदा अनसर्टेनिटी के हवाले से ठीक नजर आती है कि फिलहाल मिसाल के तौर पे अगर 3, 4, 5 राउंड्स होते हैं तो 1 माह तो इसमें गुजर जाएगा, उसके बाद फिर कहीं जाकर। तो ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात में अमेरिका को जो वो डिमांड्स चाह रहे हैं वो पूरी ना हो और अमेरिका विड्रॉ कर जाए। अगर वो डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है, इसलिए ईरान जो है वो इस हवाले से बिल्कुल तैयार है। और साथ जो एक और काम नाज़रीन जारी है, वो इस वक्त जारी है, वो ज्यादा खबरों में डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन वो इस वक्त जारी है, और उसकी वजह से भी एक डिले है। वो ये है कि ऑन ग्राउंड जो नेटवर्क है वो इसराइल और अमेरिका इस वक्त इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सीआईए और मुसाद ईरान में जो ऑन ग्राउंड अपनी तैयारी है वो कर रहे हैं, मिलिशिया को सेटअप कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि जो जनवरी के अंदर जो वाकयात हुए इसमें इनका बहुत सारा नेटवर्क जब डैमेज हो गया था, जिसमें चाइना रशिया ने बड़ा किरदार अदा किया, जैसे जो स्टार लिंक वाली सारी इनको डिफीट हुई है। तो अब वो एक नया नेटवर्क जब वहां पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसका भी जो है वो इंतजार किया जा रहा है। और साथ सैंक्शंस मजीद लगाई जा रही हैं ताकि ईरान को मजीद कमजोर से कमजोर जो वो किया जा सके। कल जैसे रोबियो ने कहा कि मजीद जो है वो एक बार फिर मुजाहरे ईरान में शुरू हो सकते हैं। तो इस वक्त आप जैसे अगली खबर आप देखें तो ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो साइन किया है, जिसमें 25% टैरिफ इंपोज कर दिए गए हैं उन ममालिक के ऊपर जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे। हर दूसरे रोज ईरान के ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लग रही हैं, और अब उन मुल्कों के ऊपर टैरिफ लग गए हैं जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे। तो ये किस लिए है कि यानी अगर टाइम मजीद अमेरिका को अभी चाहिए 1 माह या 2 माह या 2 हफ्ते, तो उतनी देर में वो क्या कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड सेटअप कर रहे हैं, और साथ ईरान की इकॉनमी को मजीद क्रश करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल वॉर जो है वो इस वक्त ईरान के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। ईरान इस वक्त इसको जो है वो फेस कर रहा है। व्हाइट हाउस, ट्रंप साइंस एन एग्जेक्टिव ऑर्डर imposing additional 25% tariff on goods from countries that conduct trade with Iran। जो ममालिक ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहे हैं, यानी जिन मुल्कों पर पहले से लगे हुए हैं जितने 10% है 15% है उसमें 25% जब इजाफा कर दिया गया। अब कौन से वो मुल्क हैं जो ईरान के साथ ट्रेड कर रहे हैं?
इसमें रशिया शामिल है, इसमें चाइना शामिल है। तो ये तो अब मिसाल चाइना के ऊपर क्या ये मजीद 25% टैरिफ लगाएंगे, तो इससे क्या चाइना ईरान से पीछे हट जाएगा? तो ये बहरहाल एक बड़ी एस्केलेशन है। ईरान के इत्तेहादी अब रशिया ये अनाउंस कर चुका है कि वो ईरान के साथ ट्रेड जारी रखेंगे। तो अब ये जो छोटे मुल्क हैं वो अब क्या ईरान के साथ ट्रेड कर सकेंगे, ये अब देखना है। यानी अमेरिका ईरान पर हर तरफ से वॉर कर रहा है, इंटेलिजेंस वॉर कर रहा है, साइबर वॉर कर रहा है, ट्रेड वॉर लॉन्च कर चुका है, सैंक्शन लग रही हैं। कल आप देखें डायरेक्ट सैंक्शन उन्होंने लगाई, हर दूसरे रोज वो कुछ ना कुछ सैंक्शन जब वो लगा रहे हैं। और आज ये इनडायरेक्ट बहुत बड़ी सैंक्शन है ना, 25% टैरिफ। तो छोटे मुल्क तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे कि वो ईरान के चक्कर में अमेरिका से पंगा ले लें, कोई मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये चाइना और रशिया ही हैं, बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया है, वेनेजुएला है, क्यूबा है। तो जो ऑलरेडी अमेरिका से लड़ रहे हैं वही ईरान के साथ ट्रेड जारी रखेंगे। तो इसके साथ ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि एक और लार्ज फ्लीट जो है वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना है। अब पता नहीं, मतलब पिछले 10 दिनों में देखें तो ट्रंप ऐसी 4 स्टेटमेंट जारी कर चुका है। 4 मरतबा उसने कहा है, शायद 4 से भी ज्यादा मरतबा हो कि लार्ज फ्लीट जा रहा है, लार्ज। अब ये एक नया लार्ज फ्लीट है, ट्रंप ने अनाउंस किया है और ये टॉक्स के बाद उसने अनाउंस किया है। तो वाशिंगटन पोस्ट ने आज एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें सैटेलाइट इमेजेस भी उन्होंने बताई हैं, इस हवाले से डिटेल्स दी हैं। उन्होंने कहा है कि यूएस का जो मिलिट्री बिल्डअप है इसमें डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट हैं एट डिफरेंट बेसिस जो ईरान के करीब इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, और 12 वॉरशिप्स हैं जो ईरान के करीब करीब ऑपरेट कर रहे हैं। कई बेसिस के ऊपर एयरक्राफ्ट्स हैं और इसके साथ साथ जो है वो 12 वॉरशिप्स हैं जो ईरान को करीब तरीन जितने भी खड़े हुए, जहां भी खड़े हुए, 12 वॉरशिप्स सैटेलाइट इमेजेस के अंदर देखे गए हैं, काफी ज्यादा हैं। तो इसके अलावा मजीद ट्रंप कह रहा है कि आ रहे हैं। ट्रंप थ्रेटन्स ईरान विद स्टीप कॉन्सिक्वेंसेज एज टॉक्स प्रोसीड। ट्रंप ने ईरान को खतरनाक नतायज की जो वो धमकी दी है। अमेरिका साथ साथ अपना जो नेवल बिल्डअप है उसको बूस्ट कर रहा है और साथ ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान तो डील चाहता है, ईरान तो मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन अपना जो मिलिट्री बिल्डअप है वो साथ साथ अमेरिका बढ़ा रहा है। फिर ट्रंप ने कहा है कि अगले वीकेंड ईरानियंस के साथ एक और मुलाकात होगी और दे वांट टू रीच एन एग्रीमेंट। अगले वीक एक फिर मुलाकात जब वो होने जा रही है। सो अब देखें ना, एक और चीज आप नोट करें कि अमेरिका की भी तो ड्रिल्स हो रही हैं। तो अमेरिका असल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भी तो इंतजार कर रहा है। एक अमेरिकी ऑफिशियल ने एक बयान दिया कि हम हर तीसरे रोज ये प्रिटेंड करते हैं कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, ईरान को हम कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं, तो लेकिन हम उस दिन अटैक करेंगे जिस दिन ईरान बिल्कुल ये सोच नहीं और तवक्को नहीं कर रहा होगा कि हमला होना है, उस दिन हम हमला करेंगे। तो साझा अमेरिका की ड्रिल्स तो जारी है, साझा बिल्डअप भी जारी है। तो वो किसी बेहतरीन मौके का इंतजार कर रहे हैं, सैंक्शंस के जरिए कमजोर कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड ईरान में जो नेटवर्क बना रहे हैं, मजीद अपने एसेट्स मिडिल ईस्ट में लेकर आ रहे हैं, और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि ईरान जिस दिन थोड़ा सा गाफिल होगा उस दिन वो ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल, मेरी जाती ओपिनियन यही है कि इसमें से कोई मुज़ाकरात, कोई नतीजा कि ऐसा कोई रिजल्ट हो कि भाई टेबल पर बैठकर मामला तय हो जाए, ईरान किसी चीज पर एग्री हो जाए और अमेरिका यहां से अपनी फौजों को विड्रॉ कर ले, ऐसा कोई नतीजा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अल्टीमेट इसका नतीजा जंग ही निकलेगा। आज से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले यह सूरत हाल थी कि भाई किसी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन आज यह है कि भाई इसमें 5 दिन भी लग सकते हैं, 7 दिन भी लग सकते हैं। अगेन अमेरिका किसी भी वक्त अटैक कर सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भाई देखे ना, वो कह रहे हैं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अगले हफ्ते फिर मिलना है, तो अभी अटैक तो इसका मतलब नहीं ना हो रहा। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, इजराइल तो इजराइल है, यानी वो किसी भी गफलत का भी साथ साथ इंतजार कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि उन्होंने एक हफ्ते बाद ही अटैक करना है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसको ईरान देख रहा है तमाम सर। अब देखिए कल इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने डिफरेंट प्लान्स अप्रूव किए हैं ईरान के हवाले से। तो ईरानियंस के हैंड्स ऑन ट्रिगर हैं, बाकी उनके डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी कर रहे हैं। उनका डेलीगेशन रशिया भी गया है, अभी कल से वो चाइना के अंदर मौजूद हैं, अमेरिकन के साथ टॉक्स कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ जो वो ट्रिगर पर है। अच्छा, फिर आप देखें जो बड़ा एक और सिग्नल सामने आ रहा है कि ब्रिटेन ने फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं साइप्रस बेस के ऊपर। इससे पहले उन्होंने टाइफोन जो जेट्स हैं वो कतर में डिप्लॉय किए हैं
और आज उन्होंने F-35 जो वो साइप्रस में डिप्लॉय कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। ब्रिटेन सेंड्स फाइटर जेट्स टू RAF बेसेस इन साइप्रस अमिड फियर्स ऑफ US अटैक ऑन ईरान। अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा। द टाइम्स बर्तानिया का बड़ा यानी नामवर मीडिया आउटलेट है, वो ये कह रहा है कि US सेंड्स जेट्स टू साइप्रस एज फियर्स ग्रोज ऑफ US अटैक ऑन ईरान। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 3 years ब्रिटेन डिप्लॉयज F-35 एयरक्राफ्ट एट बेस इन साइप्रस। तो इस तरह यानी कि मुज़ाकरात, जैसे फौजों ने मुहासरा कर लिया होता है तो उस वक्त भी तो मुज़ाकरात होती हैं ना, उसमें भी तो आपने देखा नहीं कि उससे पहले भी सरेंडर डिमांड किया जाता है। तो ये मुज़ाकरात करने उसी नौयत के हैं जिसमें अमेरिका के जो मतलूबा अहदाफ हैं रिगार्डिंग ईरान, वो ऑन टेबल वो चाहते हैं कि वैसे ही मिल जाएं। भाई जब ईरान को वैसे ही माजूर कर दिया जाए थ्रू उसका बैलिस्टिक मिसाइल लेकर, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम लेकर, रेजिस्टेंस की सपोर्ट खत्म करके, तो फिर ईरान के पास बचेगा क्या? तो यही तो उनके अहदाफ हैं। ईरान पर जंग करके उन्होंने भी तो यही अहदाफ हासिल करने हैं। और जैसे और डिमांड्स हैं कि सैटेलाइट्स लॉन्च ना किए जाएं और यूरेनियम हवाले कर दी जाए, हो सकता है वो ये भी डिमांड्स कर रहे हो कि अपनी जो ऑयल मार्केट है उनके लिए खोली जाए, काइंड ऑफ। तो यही तो वो अहदाफ है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर है। वेनेजुएला में भी जो उसने अटैक किया है वो 30 मिनट का, वो कोई जंग तो नहीं ना हुई वहां पर, 30 मिनट का ही ऑपरेशन था ना। वो क्यों उसने किया? क्योंकि वो एक फुल स्केल जंग में नहीं जा सकता। तो ये तो फिर भी ईरान है और अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में, अगर वो किसी ऐसी जंग में उलझेंगे तो इसके काफी नुकसान होंगे। तो जो नतायज ईरान की जंग के नतीजे में आने हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। दुनिया में 3 मुल्क हैं जिनके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, रशिया और चाइना। और अब ईरान ने खुरमशेर 4 जो वो लॉन्च कर दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं। अमेरिका के पास अभी उस दर्जे के नहीं है, ना बर्तानिया के पास है ना किसी और के पास है। तो ये आप देखें 3 बड़े थादी वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स में आगे हैं। अच्छा, इसी दरमियान ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो दोहा पहुंचे हैं और यहां पर डिस्कशन हो रही है रिगार्डिंग ग्लोबल ऑर्डर, फिलिस्तीनी कॉज, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस हो रही हैं। और कतर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर इन द वेक ऑफ ट्रंप प्रेसिडेंसी, और फिर जो 2.5 ईयर की जेनोसाइड है, यानी ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है किस सूरत हाल में? जेनोसाइड की वजह से, और ऊपर से जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी है जो ऐसे ऐसे इकदामात ले रही है, इत्तेहादी दूर हो रहे हैं, ट्रस्ट शेक कर चुका है, सारा कुछ हो रहा है ट्रंप की पॉलिसीज के नतीजे में। तो जेनोसाइड की वजह से और फिर ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से ग्लोबल ऑर्डर जो वो चेंज हो रहा है। तो इस तनाजुर में रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है। ये जो जेनोसाइड और उसके बाद ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, उसके बाद रीजन भी अपनी रीअलाइनमेंट कर रहा है, रीजन भी अपनी जो अप्रोच है उसको बदल रहा है। तो ये सिर्फ पॉलिसीज के शिफ्ट करने के हवाले से नहीं है, यानी इसका ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज है वो बदल दी। अभी वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले तक यहां पर टॉक्स थी अब्राहम अकॉर्ड को लेकर, नॉर्मलाइजेशन, ऐसा लग रहा था कि बस यानी मिडिल ईस्ट सिर्फ इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा कि मजीद अब्राहम अकॉर्ड्स होंगे, मजीद नॉर्मलाइजेशंस होंगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन इन 2 चीजों की वजह से और जेनोसाइड की वजह से खास तौर पर द रीअलाइनमेंट ऑफ द अरब इंटरेस्ट एज वेल एज देयर पार्टनर्स एंड एलाइज, यानी यह नहीं है कि कोई एक आध पॉलिसी बदल गई है, बल्कि पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, मुकम्मल रीअलाइनमेंट हो रही है। जो 2 साल पहले तक, 2.5 ईयर्स पहले तक, 2022 में 21 में यह लग रहा था कि सारा मामलात ही अब्राहम अकॉर्ड्स है, सारे मामलात ही नॉर्मलाइजेशन है। अब ऐसा नहीं है। अब अरब भी अपनी अप्रोच तब्दील कर रहे हैं और साथ अपनी रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। तो शिफ्ट यह बता रहा है कि हाउ द पॉलिसीज रन बिटवीन गल्फ कंट्रीज एज वेल, और चाइना और टर्की जो है वो इस सारे रीजन को रीशेप करने में अपना क्रिटिकल रोल अदा कर रहे हैं। अल जजीरा लिख रहा है टर्की और चाइना जो हैं वो बड़ा क्रिटिकल रोल यहां पर अदा कर रहे हैं। और पैलेस्टीनियन कॉज जो कि ऐसा लगता था कि खो गया है, इज बैक ऑन द सेंटर स्टेज अगेन। मतलब दुनिया के मामलात में, यानी दुनिया फलस्तीनी कॉज को भूल गई थी और अरब वर्ल्ड ने भी अनकंडीशनल नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ कर ली थी।
तो फलस्तीनी कॉज जो कॉर्नर हो गया था, अब वो दोबारा से सेंटर स्टेज पर आ चुका है। ओमान का मीडिया यह कंफर्म कर रहा है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सेंटकॉम के जो कमांडर हैं, चीफ हैं, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। और जो कतर के अमीर हैं वो इस वक्त इटली के अंदर मौजूद हैं और जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो अब देखें, जर्मन चांसलर आए, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर आए, इटली के प्राइम मिनिस्टर इधर आई हैं सऊदी अरेबिया में, और ये वहां पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। मैक्रॉन आए। तो ये सारी रीअलाइनमेंट जब वो हो रही है, पहले ये था कि मिडिल ईस्ट में उसकी पॉलिसी अमेरिका बनाएगा, और अमेरिका कैसे बनाएगा, जो इजराइल को जो चाहिए वैसे मिडिल ईस्ट होगा, और यूरोपियंस पीछे पीछे चलेंगे। अब जर्मनी अपनी बात कर रहा है, बरतानिया अपनी कर रहा है, इटली अपनी कर रहा है, फ्रांस अपनी कर रहा है, और गल्फ और ईरान, इनकी रीअलाइनमेंट जब हो रही है। हिजबुल्लाह ने कंडेम किया है, जो इस्लामाबाद में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, तो उसकी कंडेमनेशन जब वो हिजबुल्लाह ने की है। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है नाज़रीन, उन्होंने वार्न किया है कि इसराइल जो है वो टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं वो लेबनान में इस्तेमाल कर रहा है। और इसी दरमियान नाज़रीन बड़ी जो एक चैलेंज ग्लोबल लेवल के पर आने वाला है कि जो स्टार्ट ट्रीटी है, जिसमें जो कोल्ड वॉर इराक का है, जो रशिया और अमेरिका के दरमियान है, न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, तो वो एक्सपायर हो गया है। अब बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना ज़ाहिर बड़ी ताकत के तौर पर इमर्ज कर चुका है, तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता चला जा रहा है। अब अमेरिका ये कह रहा है कि चाइना को भी इस मुआहदे में इंक्लूड किया जाए। चाइना कह रहा है कि हम तो इसमें नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि चाइना तो प्रोड्यूस करता रहेगा, अमेरिका कह रहा है अगर चाइना इस मुआहदे में नहीं आएगा तो हम ये नया मुआहदा नहीं करेंगे। तो अगर अमेरिका नहीं करेगा तो इट्स मीन के रशिया फिर मजीद प्रोडक्शन करेगा, बाकी मुल्क और ज्यादा न्यूक्लियर और वो सारी प्रोडक्शन करेंगे। और चाइना इस मुआहदे में इसलिए नहीं आना चाहता कि चाइना रशिया और अमेरिका से तो पीछे है। चाइना के पास 600 हैं, अमेरिका के पास 4000 से ज्यादा हैं, और रशिया के पास भी ऐसा ही है। तो चाइना क्यों इस मुआहदे में आना चाहेगा? जो चाइना कभी भी नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो आने वाला है। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।